हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है, क्या उसकी जीडीपी है, कैसा इंडिया के अंदर अपना इकोनॉमिक सिस्टम अडोप्ट किया गया है, चाहे वो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स है। जीडीपी के रिगार्डिंग, बीओपी के रिगार्डिंग, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री का कैसा है सिस्टम, एग्रीकल्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्या है। तो ओवरऑल हम सारा सिस्टम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में, या फिर फॉरेन के साथ कैसा रिलेशन है, एफडीआई वगैरह। तो ये सारे पॉइंट हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी समझने से पहले कि हम इकोनॉमिक सिस्टम ही क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम आप ये मान लो कि एक तरह का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसका मतलब जिसके अंदर हम जो रेगुलेट करते हैं बहुत सारे फैक्टर से, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट करता है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल या फिजिकल रिसोर्स को हम इंक्लूड करते हैं। इनको रेगुलेट करने का काम किसका है? इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, एजेंसीज़ को, कोई एंटिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो सारे के सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। सिस्टम का मतलब जैसे अपनी बॉडी है वो एक सिस्टम की तरह ही है, मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट जो होते हैं उनका स्पेसिफिक टास्क होता है और वो सभी मिलकर किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करते हैं। तो इकोनॉमिक का रिगार्डिंग आपका यहाँ पर प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करना एक इफेक्टिव वे में आप बोल सकते हो कि रिसोर्सेज का यूज़ करना है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो वर्ल्ड के अंदर फेमस है, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड के अंदर अभी चल रहे हैं। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली कंट्रीज अडोप्ट करती है, उनमें से कुछ है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ कंट्री अडोप्ट करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ सोशलिस्ट और कुछ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम जो ये अलग अलग टाइप होते क्या हैं और कौन सी कंट्री ने कौन सा सिस्टम अडोप्ट किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो ये बेस्ड होता है गुड्स और सर्विस, या फिर आप बोल सके को किसी भी टाइप का कोई वर्क हो गया उसके रिगार्डिंग, यानी कि इट इज़ ए सिस्टम बेस्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विस ऑल ऑफ विच फॉलो सर्टेन एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स। यानी कि पहले से ही कुछ ट्रेंड्स या रूल रेगुलेशन है, जब आप गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हो तो उस टाइम वो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा रिलाई करता है पीपल्स पर, यानी कि लेबर पर आप बोल सकते हो। तो इसलिए इसके अंदर जो वेरी लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है कौन? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपको याद रखना है क्या? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट, फिर सोशलिस्ट और फिर लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सम पार्ट ऑफ द वर्ड, इसने बोला भी जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, जैसे इसका नाम ही कि सबसे पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब तो कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक कल्चर का जो सिस्टम का है वो ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है, वहाँ पर क्या सिस्टम है कि वो इस इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं? इट इज़ कॉमनली फाउंड इन रूरल सेटिंग इन द सेकंड या थर्ड वर्ल्ड नेशन कंट्री, ठीक है। यानी कि जो गरीब है, जो पुअर कंट्री है, तो वहाँ पर ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर जो कंट्री मोस्टली फार्मिंग पे डिपेंड है, जिनका इनकम जनरेशन फार्मिंग यानी कि आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से होता है, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्स आ सकते हैं या फिर कुछ ह्यूमन मेड भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप ये बोल सकते हो जैसे नेपाल, भूटान है, तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इसलिए ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का वहाँ पर ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि अदर जो सिस्टम है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या फिर मिक्स्ड हो, वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं, आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल होती है उनके अंदर कि नेचुरल रिसोर्स के अलावा भी वो ज़्यादा सरप्लस जनरेट कर सके, ठीक है। यहाँ पर सरप्लस जनरेट का मतलब होता है भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से किया जा सके। ये था आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। सेकंड वन हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे?
कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा इसको वाइडर आपको समझाऊं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, किसके अंदर आता है, इंडस्ट्री। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कॉमर्स। क्या होता है, कॉमर्स। यानी कि इंडस्ट्री और कॉमर्स इन दोनों को मिला दे तो हम वर्ड यूज करते हैं बिजनेस। बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पहले भी कि एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक होती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री। पढ़ा है ना ये तो सारा का सारा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है इंडस्ट्री के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है कॉमर्स के अंदर। एक आपने इससे मिलता जुलता वर्ड और पढ़ा होगा, ट्रेड। ट्रेड जो है वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो कॉमर्स का पार्ट है। ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, जबकि ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सर्विस को। तो क्या याद रखना आपको कि प्रोडक्शन आता है इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कॉमर्स में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री वही जो नेचुरल रिसोर्स से आप जनरेट करते हो, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे माइनिंग हो, प्राइमरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या आता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स है उसको आप मशीनों की हेल्प से फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हो। लाइक शुगर है, यानी कि गन्ना जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, आप उसे चीनी बनाते हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। और टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है सर्विस, जैसे वेयर हाउस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बैंकिंग है, ये सारे के सारे क्या टर्शियरी के अंदर। ठीक है। तो ये जहाँ पर भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज होए, इट मीन्स इंडस्ट्री और कॉमर्स की बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जो प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर किसी देश में प्राइवेट लोगों की ओनरशिप है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स हो, उनका प्रोडक्शन करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना अगर वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर होता है और प्राइवेट लोग कोई भी बिजनेस में तभी आएंगे जब वहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो कोई भी टास्क तभी कंप्लीट करेंगे जब उनको प्रॉफिट दिखेगा। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके कुछ फीचर्स हैं, मेरिट है, डीमेरिट हैं। तो जो क्वेश्चन आता है अपना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों के फीचर आपको पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से मिलाकर बना दिया जाएगा, यानी कि कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, कुछ फीचर्स दे दिए जाएंगे ऊपर 5-7, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से फीचर जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं या फिर सोशलिस्ट के हैं या फिर कंबाइन है दोनों के। तो फीचर देखिए क्या कुछ दिया गया है। फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉरी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर कौन कौन से हैं? पहला आता है इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी कि आम व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति कोई भी टास्क कर सकता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर को किंग माना जाता है। और लिमिटेड, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है। फाइनेंशियल सेक्टर सब प्राइवेट हाथों के होते हैं। प्रॉफिट मोटिव मैन एम होता है। मार्केट फोर्सेज, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होते हैं। लेबर का ज़्यादा यहाँ पर शोषण किया जाता है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो वर्कर होता है, लेबर होता है, उसको एज ए मशीन यूज किया जाता है, यानी कि ईजी टू हायर एंड फायर वर्कर। ठीक है। और फ्री ट्रेड किया जाता है। ये एक ही डीमेरिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछी गई थी तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज क्या दे रखा है, लाइक एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है कि जो प्राइवेट व्यक्ति है वो अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ करता है सरकारी की बजाय। ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, ये पढ़ सकते हो। डीमेरिट में वही है कि लेबर का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है, कि शोषण होता है। मोनोपोली पावर कुछ लोगों के हाथ में हो जाती है, तो इस टाइप से। फिर आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बिल्कुल अपोजिट होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है? सोशलिस्ट। तो यहाँ पर जो एक देश के नेचुरल रिसोर्स है या फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार का कंट्रोल होता है, आम आदमियों का नहीं होता या प्राइवेट लोगों का नहीं होता। और सरकार का जो मेन मोटिव होता है ना, वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते कि उनको प्रॉफिट कमाना है। प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइवेट लोग या कॉरपोरेशन, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट का यूज पर फोकस करते हैं। जैसे अगर मान लें कि आपको शुगर चाहिए, चीनी चाहिए,
तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, पहले अपना प्रॉफिट देखेगा और उसके बाद ये देखेगा कि हाँ लोगों को इसकी ज़रूरत है। जबकि सरकार क्या करती है, पहले देखती है कि लोगों की नीड क्या है, प्रॉफिट अपना बाद में देखती है। बस ये प्रेफरेंस का मैटर है कि कौन किसको प्रेफरेंस देता है। एडवांटेज में वही है कि गरीबी को हटाया जा सकता है, फ्री हेल्थ दी जा सकती है, एजुकेशन दी जा सकती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, लोगों की अगर मान लें सरकार हॉस्पिटल वगैरह खुद खर्चा सारा प्रोवाइड करवा दे तो लोगों के पास क्या है, इनकम सोर्स ज़्यादा बच जाएगा। तो ये पढ़ लेना, कुछ नहीं, मेरिट डिमेरिट। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों के फीचर आते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी और आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी। यानी कि जो देश के नेचुरल रिसोर्स हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ हद तक तो फ्री कर दिए जाते हैं, और जब ये लगने लग जाए कि इससे आम आदमियों का ये जो है हार्म हो रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट खुद काम करती है। इंडिया के अंदर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडोप्ट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडोप्ट किया गया है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, जो मेन टास्क है, या आप ये मान लो कि सारे जो इंडस्ट्री है वो फ्री कर दी, कोई व्यक्ति कुछ काम करे, लेकिन उसके टॉप में बिठा दिया गवर्नमेंट ने अपना। जैसे बैंक कोई भी ओपन कर सकता है, बस उसके जो क्राइटेरिया पूरा कर दे, लेकिन उसको परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी, यानी कि आरबीआई से लेनी पड़ेगी। ऐसी कंपनी कोई भी ओपन कर सकता है, ये प्राइवेट लोगों पे छोड़ दिया, लेकिन परमिशन सरकार से यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी जा सकता है आम आदमी, लेकिन उसकी परमिशन लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, इडा से लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन अपना आता है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, कि डेवलपिंग कंट्री के अच्छे से फीचर कौन कौन से हैं, या डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या क्या खासियत है। किसको हम डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे, जहाँ पर कैपिटा इनकम क्या हो, कम हो, जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का लेवल क्या हो, कम हो, पुअर्टी ज़्यादा हो, और न्यूट्रिशन यानी कि अंडर न्यूट्रिशन हो, यानी कि कुपोषण हो वहाँ पर, और पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होना चाहिए। ठीक है, अर्बनाइजेशन लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, कहने का मतलब अब तक लोगों में शहरों की तरफ गए नहीं हैं, या जो सिटी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, लेकिन लोग जा रहे हैं, गाँव से अर्बन की तरफ जा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेशन ज़्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लाइक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एग्जांपल देते हैं कि नॉर्मली जो किसान जो है वो लोन वगैरह लेते हैं, किससे ले लेते हैं सर, वहाँ पर जो कोई भी साहूकार है या फिर कोई रिच पर्सन है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन या जायदाद है, तो उनसे वो क्या करते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं बजाय कि बैंक से लोन लेने के बजाय। हालांकि सरकार के एफर्ट के कारण जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका एरिया जो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी डोमिनेंस जो अब भी है गांव में, जो अपनी फसल बेचते हैं वो सिर्फ दलाल को, बिचौलिए को बेचते हैं, क्योंकि जब भी पैसे की नीड होती है तो गाँव वाले उसी से ले लेते हैं। ठीक है, लेबर जो होती है वो स्किल्ड नहीं होती। ये आपका अंडर डेवलपिंग कंट्री का या डेवलपिंग कंट्री का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये फीचर याद रखने, इन फीचर से ही क्वेश्चन बनता है इसका, और तो इसमें ज़्यादा कुछ अलग से है नहीं कि आपको कोई डेटा याद करना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। पहला, यानी कि पैसे के रिगार्डिंग बात की गई है, तो सबसे पहला आता है जर्नल पुअर्टी, गरीबी होती है वहाँ पर, और लिविंग स्टैंडर्ड उनका क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। गरीबी और लिविंग स्टैंडर्ड उसका कम होता है। रीज़न क्या होता है उसका, कि भाई उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छे प्लेस नहीं मिलता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, एजुकेशन नहीं मिलती, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। यही सारी प्रॉब्लम किसको शो करती है, जनरल पुअर्टी एंड लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो सकता है, लो लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो गरीब देश होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से कैसे, जो सरकारें हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे लोन ले लेती हैं, या फिर फॉरेनर से लोन मैक्सिमम जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया, या फिर किसी देश से ले लिया बायलैटरल एग्रीमेंट करके। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कंट्री लोन देती है वो अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तान है, वो डेवलपिंग नेशन है। अब पाकिस्तान के ऊपर क्या है, कर्जा ज़्यादा है, वो IMF से लोन लेता है बार बार। तो IMF से अब लोन लेने गया तो IMF ने मना कर दिया, ये शर्त ये रखी कि आप पहले इतनी GDP अपनी कीजिएगा, या फिर इस चीज़ का रेट इतना कर दो, या फिर जो भी आप सब्सिडी वगैरह दे रहे हो उसको ख़त्म कर दो अपने देश के लोगों को। ठीक है, तो या फिर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो रेट को, आप कंट्रोल ना करो सरकार। तो इस टाइप के बर्डन जो होते हैं वो उसको बियर करने पड़ते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री को। लो पर कैपिटल इनकम,
नो डाउट कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेशनल इनकम कम है, तो पर कैपिटल इनकम भी कम आएगी। और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लाइक 50,000 से जो ज़्यादा गांव है वो क्या है अभी, सॉरी, जो 50% से ज़्यादा लोग, करीब करीब 60% लोग जो है वो गांव में रहते हैं और उनका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके कारण क्या होता है, डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा होती है और जिसके कारण क्या है, एक नेशन डेवलप नहीं कर पाता। अगर किसी भी नेशन को डेवलप नेशन में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहला आता है कि वो सर्विस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करे और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर आना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड होता है अंडर डेवलप कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का अपना टॉपिक आगे आने वाला है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या कुछ होते हैं, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में। इसके बाद आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मशीन तो होती नहीं है, टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, सारा काम जो होता है वो हाथों से ही किया जाता है और हाथों से किया जाता है, वो भी इलिटरेट बोल सकते हो या इल ट्रेनिंग पीपल के द्वारा ऐसा काम किया जा सकता है, स्किल्ड लेबर नहीं होती उनके द्वारा किया जा सकता है। या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जो होता है वो हमेशा ही घाटे में होता है, मतलब वो देश इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर ये आता है कि भाई आप दोनों को साथ में लेके चलते हो, यानी कि आप एक तरफ तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की सोचते हो, दूसरी तरफ आप ट्रेडिशनल को भी नहीं छोड़ रहे हो, यानी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का यूज किया जा सकता है यहाँ पर, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। एक तरफ तो आपको हायर क्लास को देखना पड़ता है और एक तरफ आपको पुअर क्लास पे। जैसे अगर एग्जाम्पल बताऊँ इंडिया का, तो एक तरफ तो हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बताते हैं कि हमने अब तक कितने गरीब लोगों को फ्री में अनाज दिया है, ठीक है, या फ्री में मकान अलॉट किए हैं। तो ये क्या है, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी को, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी का साइन है। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो पैसे वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। क्या होते हैं, पैसे वगैरह इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा नहीं होता, ठीक है, तो ये काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट बनाता है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब मान ले कि नेचुरल रिसोर्स है, लाइक इंडिया के अंदर आपने पता, अभी पीछे न्यूज़ सुनी हो तो इंडिया के अंदर कोई धातु मिली थी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर मान लिया कि वहाँ से आप निकाल नहीं, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो औजार ही नहीं है कि आप उससे वो धातु निकाल सको ज़मीन के अंदर से, तो वो क्या कहलाता है, वो इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम उसको बोलेंगे। यानी कि आप ये मान लो कि जैसे मुंबई वगैरह है, वहाँ पर समुंदर में मान लिया कि हमारे पास पेट्रोल है, लेकिन उस पेट्रोल को निकालने के लिए आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, अच्छी मशीनरी नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये फीचर हैं आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों एक ही बात है, डेवलपमेंट और ग्रोथ, लेकिन नहीं, जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल टर्म में होती है और जो डेवलपमेंट होती है उसको ओवरऑल हम लेके चलते हैं, यानी कि फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजी आप बोल सकते हो, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी तो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डेवलपमेंट वर्ड जो है वो वाइडर वर्ड है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है और साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नैरो कंसेप्ट होता है, ये ध्यान रखना। स्कोप की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है भाई, इसमें ग्रोथ को तो इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ में हम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको भी इंक्लूड करते हैं। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगल डायमेंशन होता है, ये सिर्फ लोगों की इकोनॉमिक वर्ड आगे लगा दिया ना ग्रोथ का, इसका मतलब ये लोगों की इनकम को शो करता है, सिर्फ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कैसा है वो नहीं दिखाता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, वन शॉट प्रोसेस नहीं है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट टर्म है, वन शॉट बोल सकते हैं, यानी कि एक बार कर दिया फिर उसमें ब्रेक आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं। फिर आता है मेजरमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म यूज करते हैं, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ हम क्वांटिटेटिव वर्ड यूज करते हैं, जैसे जीडीपी का इंक्रीज होना, ये आ जाएगा। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रिलेट करता है वो डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्री दोनों से।
जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ना कि डेवलपिंग के लिए। इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसके ऊपर वही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, और सिर्फ क्वांटिटेटिव इफेक्ट पड़ता है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। फिर बात करते हैं प्रोसेस की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी एक सर्टेन पीरियड या वन शॉट है, भाई एक बार कर लिया 1 साल 2 साल के लिए, फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर आगे दोबारा से करते हैं। तो ये एक अपना छोटा सा टॉपिक था, किसके रिगार्डिंग था ये, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर, कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक और है आज का कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में, खासकर वो इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से। इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स होते हैं। आप ये बोलो कि नेचर ने इंडिया को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, या आप बोल सकते हो कि जैसे कि हिमालय पर्वत इंडिया के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल रिसोर्स जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। या जितनी भी आपकी क्लाइमेट चेंज है होता है, या ऋतुएं जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर मिलते हैं, जो मौसम आप देखते हो। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स जो है अबंडेंट फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि फर्टिलाइज सॉइल हो सकती है, और फॉरेस्ट हो सकते हैं, मिनरल वाटर हो सकता है, ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए कौन कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो फर्स्ट वन आते हैं जी सॉइल रिसोर्स। इंडिया के अंदर बहुत टाइप की मिट्टी जो पाई जाती है, ठीक है, तो बहुत टाइप की मिट्टी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि नॉर्थ ग्रेट प्लेन, आप बोल सकते हो कि जो पर्वत के ऊपर जो आपने सुना होगा, तो ढलान वाली खेती की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे सतलुज गंगा प्लेन मैदान, ब्रह्मपुत्र वैली के निकट जो सतलुज गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र जो वैली है, घाटी है, वहाँ पर उस एरिया में वीट, राइस, ठीक है, मज, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मस्टर्ड, इनका प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सकता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र वगैरह में ब्लैक सॉइल मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी, गुजरात के अंदर भी कॉटन वगैरह शुगर कैन के लिए अच्छा माना जाता है। तो इंडिया के हर पोर्शन में, अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफिकल पोर्शन की, तो हर पोर्शन में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती हैं, जो अलग अलग आप बोल सकते हो कि फसल के लिए ज़रूरी होती है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। जैसे कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर सेब ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो हर जगह अलग अलग का प्रोडक्शन, चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि नेचर जो सोइल के फॉर्मेशन में नेचर ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है इंडिया को। फिर बात करते हैं मिनरल रिसोर्स के बारे में। मिनरल रिसोर्स के अंदर लाइक आप बोल सकते हो आयरन है, कोयला है, मिनरल ऑयल है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कॉपर है, जिप्सम है, ये सारा का मिका है, ये सारे के सारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सारे मिनरल रिसोर्स, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं, जैसे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस बना रखा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना रखा है। इनका काम क्या है भी, टाइम टू टाइम ये स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स कहाँ कहाँ हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि अभी की जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स मिले हैं वो किसने, वो इन्हीं डिपार्टमेंटों की तो देन है कि इन्होंने ही स्टडी की है तब जाके वहाँ पर मिले हैं। फिर आता है लाइफ स्टॉक रिसोर्स, कि अपने इंडिया के अंदर चाहे वो हिल हो, माउंटेन हो, या कोई भी हो, खेती के साथ साथ जो पशुपालन का काम वो भी किया जाता है, ठीक है। पशुपालन में हम जैसे कि इसमें गोट हो गया, सिप हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, बुफेलो हो गया, इनको लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, आजकल इसका ट्रेंड ज़्यादा चला हुआ है, चाहे वो वेजिटेबल का हो, फ्रूट्स का हो, फ्लावर का हो, ठीक है। अरोमेटिक प्लांट यानी कि जो आप सुगंध वाले फूल पैदा हो जाए, या मशरूम की खेती हो, तो इस टी, कॉफ़ी, रबड़, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे किया जाता है। फिर आता है फिशर का, मछली पकड़ने के रिगार्डिंग, जो समुंदर के से साथ लगते हैं अपने स्टेट, वहाँ पर ये काम भी किया जा सकता है, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ पर ये काम चलता है। इसके अलावा था फॉरेस्ट रिसोर्स, कि जो किसी भी जो फॉरेस्ट होते हैं वो ये माना जाता है कि वो जो आपके अर्थ हैं उसके लंग्स का काम कर सकते हैं, फेफड़ों का काम करते हैं, तो उनको बचाना, उनका प्रोटेक्ट करना, तो ये क्या कहलाता है, सारा का सारा आपका फॉरेस्ट रिसोर्स के अंदर आता है। तो इंडिया के अंदर नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, जिसके अंदर ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। फिर आता है आपका इसके रिगार्डिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो लैंड एंड वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे तो लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लो कि 1.3 मिलियन स्क्वायर मील्स क्या है आपकी
लैंड रिसोर्स मिलते हैं, यानी कि टोटल कितनी लैंड है वो बताया गया है इंडिया के जो हिस्से में आती है पूरे वर्ल्ड की। उसमें से जो अपना इंडिया है वो बे ऑफ बंगाल, जो ईस्ट साइड से तो बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट से अरेबियन सागर से घिरा हुआ है इंडिया। तो टोटल अलग अलग टाइप की वहाँ पर ज़मीन है वो मिलती हैं। जैसे कि प्लेन जो रीजन है, मतलब पूरे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्लेन जो एरिया है 43% है, माउंटेन का है वो 30% है, और प्लेटो पठार वगैरह का वो 27% टोटल सरफेस एरिया होता है नेशन का, ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो लैंड के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। इसके अलावा लैंड को अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट के अकॉर्डिंग हो, चाहे फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। तो लैंड जो है एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिजर्व है, कि लैंड के ज़मीन को, उपजाऊ भूमि को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत आप बोल सकते हो कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उपजाऊ भूमि बनने में। तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ वगैरह नहीं करना चाहिए। तो कुछ कर यह है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका हम यूज़ जो है रियल एस्टेट मार्केट के रूप में भी कर रहे हैं। तो इसने बोला कि भी ये जो अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, इनका मेन मोटिव यही है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी एवज में जो लैंड है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फर्टिलाइज लैंड है उसका कैसे यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो आपको कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी पेड़ काटने से पहले आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही। आज के टाइम में इसने बोला कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ग्रो कर रहा है, तो इसलिए लैंड के रिगार्डिंग है, नेचुरल रिसोर्स के रिगार्डिंग है, तो उसके रिगार्डिंग। तो अब आपने देखा होगा पहले नॉर्मल हम बनाते थे 1 मंजिला 2 मंजिला घर, अब फ्लैट सिस्टम चल गया खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर। ठीक है, इंडिया के पास टोटल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लैंड है, जगह लैंड एरिया है। ठीक है, तो करीब करीब आप ये मानो कि इंडिया के पास जितनी भी लैंड है उसका 55% जो है वो कल्टिवाइज लैंड है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जितनी ज़मीन है उसमें से 55% जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर या खेती की जा सकती है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लैंड है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, बैरन लैंड है, इनके बंजर भूमि है, रियल एस्टेट लैंड है, फार्म लैंड है। ठीक है, अलग अलग टाइप से किया गया है। तो एग्रीकल्चर जो लैंड दी गई है वो नियर अबाउट 57% है, टोटल कितनी है 57%। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में हम बात करेंगे तो 12,59,219 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पड़ती हैं। बैरन लैंड की बात करते हैं तो राजस्थान का एरिया जो है वो बंजर ज़मीन के लिए जाना जाता है। अब सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पर पानी नहीं हो, जैसे स्नोफॉल होती है लेह और जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी इसके अंदर आ जाता है सारा का सारा। रियल स्टेट एंड जो लैंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, रीजन इसका बस पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। क्या है इसका रीजन मेन? पॉपुलेशन ग्रोथ। फार्म लैंड के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि फार्म लैंड का भी यूज किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर किस टाइप प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि खासकर ये बीच वगैरह गोवा में, पांडुचेरी में, और प्राइवेट विलेज लाइक राजस्थान के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। ये थे लैंड के रिगार्डिंग। इसके बाद बात करते हैं वाटर के रिगार्डिंग। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो वाटर का एरिया कितना है, जैसे ज़मीन बटी हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर कितना हिस्सा आता है, वैसे समुद्रों में भी इंडिया का हिस्सा कितना है। 22 नॉटिकल माइल्स होता है, इंडिया के जो बाहर की बाउंड्री होते हैं वो इंडिया के अंदर कवर है, यानी कि इंडिया जो अरेबियन सागर है या फिर बे ऑफ बंगाल है, तो 22 नॉटिकल माइल्स वो एरिया इंडिया के अंदर आता है। अगर उस एरिया में कुछ भी नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं लाइक पेट्रोलियम वगैरह, तो वहाँ पर उसका एक्सट्रैक्शन इंडिया कर सकता है। ठीक है, तो क्या दिया गया आगे, इंडिया में भी डिवाइडेड 7 वेल डिफाइंड रीजन, कि 7 जो वाटर नेचुरल रिसोर्स हैं इंडिया के अंदर जो मिलते हैं, कौन कौन से, जैसे नॉर्थन माउंटेन, हिमालयाज रेंज पहला, ग्रेट प्लेन, इंडस घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर नदी वो आ जाता है, सेंट्रल हिमालयाज आ सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये आपका प्लेटो आ सकता है। कहाँ तक कितना, अलग अलग बेल्ट दी गई है कि इतना बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो कितना एरिया है, 100 से 130 किलोमीटर तक का है। इसी तरह से अरेबियन सागर के अंदर है वो 10 से 25 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया के अंदर, इंडिया के पास आता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कोस्टल आइलैंड जैसे कि लक्षद्वीप है अरेबियन सागर में है, और आपका अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है। फिर आता है क्लाइमेटिक, जो हिमालय पर्वत है वो डिसाइड करता है कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज कैसे होगा। ठीक है, नॉर्थ के अंदर तो है हिमालय,
और साउथ के अंदर अपने ओशियन आते हैं। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे, तो साउथ में जो नीचे की तरफ है वो क्या दिया गया है, वहाँ पर अरेबियन सागर और बे ऑफ बंगाल है। जब ऊपर हम जाते हैं चाइना या फिर पाकिस्तान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ पर आपका हिमालय, नेपाल की तरफ हिमालय पर्वत आ जाता है। तो ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, यानी कि इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। रेनफॉल जो है इंडिया के अंदर जो दिया गया है, एवरेज रेनफॉल जो है वो 1215 यानी कि 1215 मिलीमीटर जो है एवरेज रेन मानी गई है। लेकिन इसके जो गैप वो ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में है तो सिर्फ 100 मिलीमीटर आता है, जबकि हम नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाएँ, जैसे नागालैंड की तरफ या मिजोरम की तरफ उस साइड चले जाते हैं तो ये 2500 मिलीमीटर तक हो जाती है। यानी कि बारिश कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1215 मिलीमीटर हो जाती है ये। तो हर जगह अलग अलग सिस्टम दे रखा है। फिर दे रखा है आपका रिवर ऑफ इंडिया, क्या दिया गया है, रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर रिवर की कंडीशन बताई गई है। इंडिया बहुत सारी रिवर इंडिया के अंदर हम जैसे गंगा रिवर होगी, सतलुज होगी, यमुना होगी, ठीक है। अलग अलग रिवर को अलग अलग दिया गया है, साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। तो यानी कि इंडिया में आप बोल सकते रिवर को जैसे गंगा माँ बोला जाता है, तो उस तरीके से उनकी पूजा वगैरह भी की जाती है। तो ये सारा का सारा हमने आज क्या पढ़ा, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है पहला। फिर आपके नेचुरल रिसोर्स हमने पढ़े कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स में वाटर के रिगार्डिंग और लैंड के रिगार्डिंग, ठीक है। होप सो ये आप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।